गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी वर्क एंड वर्क ऑफ एक्सपेंशन, कार्य तथा प्रसार कार्य। आज की क्लास में अपन बात करेंगे अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता, मैक्सिमम वर्क एंड रिवर्सिबिलिटी। गैस द्वारा किया गया प्रसार कार्य प्रतिरोधी दाब पर निर्भर करता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में प्रसार कार्य में देखा था। यदि प्रतिरोधी दाब शून्य हो तो प्रसार कार्य भी शून्य होगा। यदि प्रतिरोधी दाब को निरंतर बढ़ाया जाए तो कार्य का मान भी निरंतर बढ़ता जाता है। यदि प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के समान हो तो गैस का प्रसार रुक जाता है तथा आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि प्रतिरोधी दाब का मान और बढ़ाया जाता है तो गैस का संपीड़न, कंप्रेशन प्रारंभ हो जाता है और गैस के ऊपर कार्य होने लगता है। तो अधिकतम प्रसार कार्य तब ही संभव है जब प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम रहे। अर्थात प्रतिरोधी दाब जिसे अपन यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं PA से इज इक्वल टू हो P माइनस DP, जहाँ P है गैस का दाब। तो गैस के दाब से प्रतिरोधी दाब अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम होगा तो अधिकतम प्रसार कार्य संभव है। यह परिस्थिति उत्क्रमणीय प्रसार को प्रदर्शित करती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकतम कार्य उत्क्रमणीय परिस्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। W रिवर्सिबल इज इक्वल टू W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस PdV। माना सिलेंडर में एक आदर्श गैस के n मोल भरे हुए हैं, तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार अपन जानते हैं PV इज इक्वल टू होता है nRT, अर्थात P इज इक्वल टू होगा nRT अपॉन V। अगर P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में रख दें तो अपने पास आ जाएगा W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस V12 V2 nRT V इंटू DV। चूँकि ताप स्थिर रहता है अतः n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और T कांस्टेंट हो तो अपने पास में W मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, या नेचुरल लॉग को log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो W मैक्सिमम की वैल्यू अपने पास आ जाएगी माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अपन जानते हैं एक आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2, अर्थात P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू होगा V2 अपॉन V1। अगर W मैक्सिमम की ये जो इक्वेशन डेराइव करी है इसमें V2 अपॉन V1 की जगह अपन P1 अपॉन P2 रख दें तो अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। एग्जाम में इस इक्वेशन के बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल SO2 गैस उत्क्रमणीय एवं समतापी अवस्था में 2.46 लीटर से
24.6 लीटर तक प्रसार होने दिया जाता है। इस प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पर आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स। देखिए क्वेश्चन में अपने को समतापी अवस्था यानी ताप का मान समान रहेगा। अपने को ताप की मान दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू अपने को दे रखी है। आयतन V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो देखिए V1 की वैल्यू है 2.46 लीटर और बढ़कर आयतन हो जाता है 24.6 लीटर। तो V2 की वैल्यू हो गई 24.6 लीटर। देखिए अपन ने अभी W मैक्सिमम उत्क्रमणीय अवस्था में किए गए कार्य के लिए इक्वेशन डेराइव करी थी। W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। N का मान अपन ने यहाँ पर कहा 1 मोल SO2 गैस, तो N की वैल्यू अपने पास 1 हो जाएगी। R की वैल्यू अपने को दे रखी है 8.314 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स और T टेम्परेचर हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन। V1 और V2 के मान दे रखे हैं। अगर ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रख के सोल्व करेंगे तो W मैक्सिमम का मान अपने पास आ जाएगा -5744 जूल मोल इन्वर्स। तो इस तरह से एग्जाम में उत्क्रमणीय अवस्था में किए गए कार्य के लिए न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, ऊष्मा की अवधारणा। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे कार्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऊष्मा पारिपार्श्विक पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त की जाती है। यह प्रभाव ताप के रूप में देखा जा सकता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, यानी ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह करेगी। यदि तंत्र और पारिपार्श्विक तापीय साम्य में हो तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो ऊष्मा का प्रवाह उनके बीच में नहीं होगा। ऊर्जा के अन्य रूप तो कार्य के रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तित किए जा सकते हैं, परंतु ये जो ऊर्जा का एक रूप है ऊष्मा, उसको तंत्र अथवा पारिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन किए बिना पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कार्य के समान ऊष्मा भी एक बीजीय राशि है। इसे हम Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब तंत्र पारिपार्श्विक से ऊष्मा का अवशोषण करता है तो ऊष्मा का मान धनात्मक पॉजिटिव, जिसे अपन +Q से प्रदर्शित करते हैं, और जब तंत्र पारिपार्श्विक को ऊष्मा देता है तो ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है, जिसे अपन -Q से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन बात करते हैं एनर्जी, ऊर्जा। सिंपल डेफिनेशन अपन कहते हैं कार्य करने की जो क्षमता है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। एक तंत्र में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। ऊर्जा तंत्र में विभिन्न रूपों जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा आदि रूपों में हो सकती है। एनर्जी को बेसिकली अपन दो तरह से डिवाइड करते हैं, बाह्य ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा। एक्सटर्नल एनर्जी और
इंटरनल एनर्जी या उसे कहते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य ऊर्जा, एक्सटर्नल एनर्जी। यह संपूर्ण तंत्र की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। किसी भी तंत्र की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग है वो ही बाह्य ऊर्जा होती है। अब ये जो गतिज ऊर्जा है ये संपूर्ण तंत्र की गति के कारण होती है तथा स्थितिज ऊर्जा है वो तंत्र की विद्युत, चुंबकीय, गुरुत्व आदि बल क्षेत्र में स्थित होने के कारण होती है। अब बात करते हैं आंतरिक या अंतर्निहित ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी। तंत्र में उपस्थित पदार्थ के अणुओं की स्थानांतरण, घूर्णन तथा कंपन गतियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तथा उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक की ऊर्जा को सम्मिलित रूप से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यह ई द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल या किलो जूल। अब ये जो आंतरिक ऊर्जा है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी अपन बात करेंगे। नंबर 1, आंतरिक ऊर्जा तंत्र की अवस्था पर निर्भर करती है, अतः यह एक अवस्था फलन है। नंबर 2, सामान्य भाषा में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा को तंत्र की ऊर्जा भी कह सकते हैं। जनरली अपन तंत्र की ऊर्जा की जहाँ भी बात करते हैं तो अपन आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं। नंबर 3, ऊर्जा का मान तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः ऊर्जा यानी आंतरिक ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है। अपन ने मात्रात्मक गुण और मात्रा स्वतंत्र गुण पहले पढ़े हैं। जो गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है उसे अपन मात्रात्मक गुण कहते हैं। नंबर 4, ऊर्जा का वास्तविक परिणाम ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु ऊर्जा परिवर्तन सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कोई भी तंत्र है उसकी प्रारंभिक अवस्था ए तथा अंतिम अवस्था बी में उसकी आंतरिक ऊर्जाएं क्रमशः ई ए तथा ई बी हों तो जो ऊर्जा परिवर्तन है उसको अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जिसे अपन डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन ये जो डेल्टा ई है ऊर्जा परिवर्तन, इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। नंबर 5, एक चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन का मान शून्य होता है। यानी साइक्लिक सिस्टम, अपन ने अलग अलग तरह के सिस्टम पढ़े थे, तो जो चक्रीय प्रक्रम है उसमें जो ऊर्जा परिवर्तन का मान है वो हमेशा हमेशा शून्य होता है। नंबर 6, डेल्टा ई यानी ऊर्जा परिवर्तन एक बीजीय राशि है, अतः इसका मान धनात्मक मान है। वो ऊर्जा अवशोषण को यानी तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि को, जिसे प्लस डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं, तथा ऋणात्मक मान यानी ऊर्जा उत्सर्जन तंत्र की ऊर्जा में कमी को माइनस डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 7, ऊर्जा को ना तो नष्ट और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यद्यपि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अभी अपन आगे इसकी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ इस पॉइंट में अपने को इतना ही समझना है कि जो ऊर्जा है उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता और उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता, केवल और केवल उसको उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसकी अपन आगे की क्लास में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में और आगे डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू।